ओके जी। लास्ट टाइम वैसे तो हमने ये टॉपिक पढ़ा था, विच वन, ऑपरेटर्स वाला कंप्लीट किया था। अच्छा, नल के हवाले से और अनडिफाइंड के हवाले से आप पूछ रहे थे। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट, एक तरीका होता है हम जब क्रिएट कर रहे हैं उसको उसी वक्त ही इनिशलाइज करते हैं। उसको कोई वैल्यूज़ दे दें, ID 1 है, उसका कोई टाइटल है, जो भी ABC है। समटाइम्स जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होता। मे बी कस्टमर जब चेकआउट होगा तो फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन देगा। तो आप एक कस्टमर का वेरिएबल बना दिया, वैल्यू बाद में आपने कस्टमर को असाइन की कि उसका जो भी ID है और उसका जो नेम है एंड सो ऑन। सो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं जी वेरिएबल डिक्लेयर आपने कर दिया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियल वैल्यू नहीं दी, तो दिस इज ऑटो इनिशियलाइज्ड बाय अनडिफाइंड। तो आम तौर पर हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अनडिफाइंड की बजाय नल से इनिशियलाइज कर, सिर्फ इनिशियलाइजेशन के बाद। इसका मतलब है कि नल और अनडिफाइंड इसकी वैल्यूज हैं। हाँ, डेटा टाइप्स में नहीं है। डेटा टाइप नहीं, इस आपने खुद ही मतलब गलत निकाल लिया। अनडिफाइंड को इसके साथ हम मिक्स जब भी करेंगे कॉन्सेप्ट ख़राब ही होगा। अनडिफाइंड एक वैल्यू है जो बताती है कि इसमें कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं है, ठीक है जी। जबकि अनडिफाइंड नल जो है जो बताती है इसमें कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ, लेट्स सपोज कार की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, तो अनडिफाइंड का मतलब है कि ये वैल्यू इनिशियलाइज्ड नहीं, ये वैल्यू इनिशियलाइज्ड नहीं है, सिस्टम ने खुद इसको इनिशियलाइज किया। यहाँ पे सिस्टम खुद कभी नल से इनिशियलाइज नहीं करता, ये मैंने खुद इसको एक्सप्लिसिटली यानी खुद लिख के मैंने उसको किया, ठीक है जी। तो नल भी एक वैल्यू है और अनडिफाइंड भी एक वैल्यू। नल आम तौर पर ऑब्जेक्ट्स की इनिशियलाइजेशन के लिए होता है कि लाइक आपके पास अगर एक अरे है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फंक्शन है जिसको इनिशियलाइज करना है, तो इनके लिए नल यूज़ होता है। एक इंटीजर वैल्यू मैंने बाद में देनी थी, स्ट्रिंग देनी थी, बूलियन देनी थी, आम तौर पर उसको नल से इनिशियलाइज नहीं करते, ठीक है। उसके लिए अगर आप अनडिफाइंड से कंपैरिजन करें तो अनडिफाइंड का मतलब है कि आपने इनिशियलाइज किया ही नहीं, और ये आमतौर पर हर तरह के वेरिएबल को वैल्यू मिल जाएगी जिसको आपने अनइनिशियलाइज छोड़ दिया। अब अनडिफाइंड को, एक तो ये बात होगी। अब अनडिफाइंड को जावास्क्रिप्ट एज अ डेटा टाइप कंसीडर करती है, एज अ डेटा टाइप और एज अ वैल्यू भी। अनडिफाइंड एक कीवर्ड भी है, अनडिफाइंड एक कीवर्ड भी है, वैल्यू भी है और डेटा टाइप भी है। जबकि नल कोई डेटा टाइप नहीं है बल्कि सिर्फ वैल्यू, ठीक है जी। अगर वैल्यू है तो हर वैल्यू की कोई ना कोई टाइप होती है, तो फिर नल की टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। नल की टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं है। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है ये दो कीवर्ड्स रखने की। नल है तो नल से इनिशियलाइज कर देते, अनडिफाइंड को लाने की ज़रूरत ही नहीं। दोनों कंफ्यूजिंग है, अक्सर ही एक जैसे ही रूल। तो ये एक ही से भी ये लैंग्वेज में काम हो सकता था, लैंग्वेज में कुछ चेंजेस आती नहीं। बहरहाल जो है वो ये आप देखें, नल पहले है क्या अनडिफाइंड पहले, वी डोंट नीड टू थिंग्स, ठीक है। सो इस हवाले से आइडियली आपको इनिशियलाइज खुद करना चाहिए। अगर इनिशियलाइज नहीं है तो फिर आप उसको रेलेवेंट इनिशियलाइजेशन दे सकते हैं। एक चीज़ जो आपने इसमें देखनी है वो कि अगर आप एक वैल्यू को
अनइनिशियलाइज छोड़ देते हैं, तो उसके बाद अगर आप इसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं, जिस तरह मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, डॉट उसका कलर है, कार का कलर क्या है जी, अब कार क्या है, अनडिफाइंड, कलर प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। ये नहीं कहना चाहिए कलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, ये असल में हम गलत बोल जाते हैं। कार ही ये है ही अनडिफाइंड, तो इसमें तो इस पर कुछ भी डिफाइंड नहीं। तो अब अगर मैं रन करूंगा तो क्या होगा जी, एरर आएगा। एरर कलर की वजह से नहीं आएगा, किसकी वजह से आएगा, कार ऑब्जेक्ट जो है वो अनडिफाइंड है इसलिए आएगा। अगर हम इसको रन करें, नोड स्पेस march6.js फाइल का नाम .js, कंसोल पे इसके आउटपुट देखें तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अगर आप नल कर दें तो फिर भी यही मैसेज होगा, एरर मैसेज, बस आप देखेंगे अनडिफाइंड की जगह नल आ जाएगा। आप एरर मैसेज पे गौर करें अगर, तो वही एरर मैसेज है, अनडिफाइंड की जगह क्या आ गया, नल आ गया, कोई ऐसी उसमें फ़र्क नहीं है। दोनों कार जब अनडिफाइंड है तो उसके साथ डॉट नहीं करते। तो आमतौर पर अगर ये ऑब्जेक्ट है और एरर से बचना चाहते हैं और ऑब्जेक्ट भी नहीं अवेलेबल, तो इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करना है। अब क्या होगा जी, अब एरर नहीं आएगा, अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा। कार इज नॉट अनडिफाइंड, कार हैज सम ऑब्जेक्ट रेफरेंस, एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो। कलर अनडिफाइंड हो सकता है, अनडिफाइंड होने में कोई हर्ज नहीं। इससे आगे चलेंगे कि कलर डॉट वैल्यू, तो ये यहां पे आके अब ब्रेक होगा। इससे मजीद आगे चलेंगे तो कहेगा कि वैल्यू जो है वो कलर की वजह से अनडिफाइंड है, कलर और कलर ये चीज़ अनडिफाइंड। एक प्रॉपर्टी का अनडिफाइंड होना कोई मसला नहीं, अनडिफाइंड पे आगे मजीद नहीं। तो इस चेनिंग से बचने का हल क्या है, क्वेश्चन मार्क डॉट। अब आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है जी। जब ये अनडिफाइंड उसने देखा तो मजीद आगे अगर वो कॉल करता तो एरर आ जाती, वो यहीं से ही रिटर्न हो गया, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको नल से इनिशियलाइज कर दूं तो क्या आउटपुट आएगी, क्या आउटपुट आएगी, अनडिफाइंड आएगा, क्या एरर आएगी, कार की वजह से ही एरर आ जाएगी। ये प्रोटेक्शन तो रखी है लेकिन यहां तक पहुंचा ही नहीं, वो इसी पे ब्रेक कर गया। तो यहां भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चेन है ना, जितनी लंबी चेन चल रही है, अनडिफाइंड, वो यहीं से ही अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप इसकी ऑप्शनल चेनिंग, इसलिए चेन कहा जाता है ना कि ऑप्शनल चेनिंग है। गॉट द पॉइंट। सो ये तो हो गया जो आप लोगों ने पूछा। तो नल क्या है, अगर हम पूछें जी व्हाट, गूगल से पूछें व्हाट इज नल इन जावास्क्रिप्ट, है क्या ये बला, तो एमडीएन में वो हमें क्या बता रहा है कि नल वैल्यू, पहली बात है ये वैल्यू है, डाटा टाइप नहीं है, ये वैल्यू है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ ये मैंने भी गूगल किया है, तो ये कह रहा है कि ये प्रिमिटिव वैल्यू है। प्रिमिटिव असल में आमतौर पर प्रिमिटिव को हम के वर्ड को डेटा टाइप के साथ बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब भी यही होता है जो अटॉमिक, प्रिमिटिव का मतलब क्या है, सबसे अटॉमिक, यानी फर्दर नल को जिस तरह 1 2 3 बेसिक डेटा टाइप्स है, लेकिन ये आपको देखें कंफ्यूज कर रहा है ना कि प्रिमिटिव टाइप्स से आप इसे कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, प्रिमिटिव वैल्यू का मैंने कभी बोला भी नहीं, मैंने डाटा टाइप की कैटेगराइजेशन की है कि प्रिमिटिव टाइप्स हैं, रेफरेंस टाइप्स। प्रिमिटिव इसमें इस मीनिंग में है कि ये पहले से डिफाइन है इसमें, मतलब ये वही कह रहा हूँ ना, अब आप खुद इसकी डेफिनेशन ड्राइव कर रहे हैं और गलत ड्राइव कर रहे हैं। इसका तो मतलब है जो भी चीज़ पहले से डिफाइंड है वो प्रिमिटिव तो नहीं होगी। प्रिमिटिव का मतलब होता है मोस्ट अटॉमिक। देखें प्रिमिटिव और सेंस में आता, पहले ये ज़्यादा बेहतर यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए।
द नल वैल्यू रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनल खुद आपकी एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू. इट इज नॉट is one of the JavaScript's primitive values and is treated as falsy for Boolean value. अच्छा primitive value क्या है? आप यहाँ से पूछ लेते हैं Yes. कि वो in JavaScript primitive value data type is data is not an object. यानी जो ऑब्जेक्ट नहीं है, हर वो चीज जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो कहता है प्रिमिटिव. क्यों? ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन होता है. ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है. अरे एक से ज्यादा वैल्यूज का कॉम्बिनेशन. यानी जो कलेक्शन नहीं है वो सिंगल वैल्यू ही है या सिंगल वेरिएबल है. वो इस सेंस में देगा. ये इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं वो बिल्ट इन है कि नहीं है, जिस तरफ आप डेफिनेशन को ले जा रहे हैं. बिल्ट इन का इससे क्या ताल्लुक हो. यानी आसान अल्फाज में दो ही चीजें हैं ना, या सिंगल वैल्यूज वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, या कलेक्शंस. तो जो कलेक्शन नहीं है वो क्या है? प्रिमिटिव है. प्रिमिटिव्स ही मिलकर ही तो कलेक्शन बनते. यानी ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, अरे बनती कैसे? प्रिमिटिव्स को ही तो ग्रुप करते हैं तो एक बनती. तो जिस तरह ये कह रहा है स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ये अभी जो हमने पढ़े. बाकी अनडिफाइंड है, नल है, दो और है जो बिग इंट कह रहा है, सिंबल कह रहा है. अब इंट कहने, नंबर कहने का क्या मतलब है? क्या प्रिमिटिव है? हर नंबर ही प्रिमिटिव है. हर एक इंडिविजुअल वैल्यू जो नंबर टाइप की है वो उसमें एक ही वैल्यू होती, ग्रुप नहीं होता, सिंगल वैल्यू. ठीक है जी. इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट. तो उसने देखें कितने आसान डेफिनेशन दी. उसने कहा जी जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या है. लेकिन इसका मकसद वो ये कहना चाह रहा है कि जो चीज कलेक्शन नहीं है, कॉम्पोजिशन नहीं है, वो प्रिम. जिस तरह दीवार मैंने अक्सर बताया, दीवार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. दीवार किससे मिलकर बनी है? तो ईंट प्रिमिटिव है इस दीवार की. इस दीवार के लिए प्रिमिटिव क्या है? ईंट. यानी इस कमरे के लिए प्रिमिटिव दीवारें नहीं है. दीवारें खुद किससे मिलकर बनी? आप कहने नहीं, ईंट भी खुद नहीं बनी, वो तो मिट्टी के जर्रों से मिली. तो एक्चुअली एटॉमिक फिर क्या हो गया? वो मर्द का जो डॉट है वो प्रिमिटिव है. अच्छा वो भी किससे बना है? अगर आप तो मोस्ट एटॉमिक पार्ट उस लैंग्वेज बिल्डिंग के लिहाज से जो मिनिमम ब्लॉक है वो एक ईंट है. उन्हीं को ज्वाइन करके वॉल्स बनी है, फिर छत एंड सो. तो जो किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, उसको प्रिमिटिव कहते हैं. किसी भी स्ट्रक्चर का एटॉमिक. जिस तरह अरे है, अरे एटॉमिक नहीं, अरे में बहुत सी वैल्यूज हैं, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के फर्दर पार्ट्स नहीं. ठीक है. अगर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे आपके ज़हन में हो सकता है मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ, ये ऐसे फिलोसफिकल डिस्कशन की तरफ आप ले गए. वेब डेवलपर है तो आप चलिए दूसरी तरफ गए. एनीहो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35. हो सकता है आपके दिमाग में अब शैतान गुमराह कर रहा हो, ये भी 3 और 5 से मिलकर ही बना है ना, प्रिमिटिव कैसे हुआ? मतलब में से जी हम बहुत बेसिक नहीं जा रहे हैं, अभी बहुत डीप जा रहे हैं. ये ऐसी एक दो बंदे जो है ना बड़े पढ़े लिखे मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो वो सही कह रहे हैं कि हम जो है वो उनसे डिस्कशन में लग गए हैं. तो हम आगे चलते हैं. हम ये देखते हैं कि HTML H1 का टैग क्या होता है, कलर कैसे करना. हम किन चक्रों में पड़ गए हैं, देखें क्या करें सर. फिर रिएक्ट में क्या करेंगे? हाँ, रिएक्ट में क्या करेंगे? बिल्कुल. स्टेट क्या है, नोड में क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे? एग्जैक्टली. हम इस तरह की बातें करते हैं, खूबसूरत. ये हम कौन सी ड्राई और डल डिस्कशन में ले गए. ये सारी डिस्कशन गोरों के लिए छोड़ दें, जिन्होंने आगे सॉफ्टवेयर बनाने हैं, जिन्होंने दुनिया को आगे लेके चलना है, जो असल साइंटिस्ट हैं. हम तो टेक्नीशियंस हैं. ये सारी डिस्कशन किसके लिए? वो ये सारी डिस्कशन अमेरिकन के लिए है, उन गोरों के लिए जिन्होंने रिएक्ट से अगली नई लाइब्रेरी हमें बना के देनी है. उन्हें इस चीज का पता होना चाहिए. हमने तो यूज करना है, हम तो यूजर हैं, हम तो क्लर्क हैं सारे, जो वो बना देते हैं लाइब्रेरी हम उसे यूज कर रहे हैं. हमने कहाँ दुनिया में नई लाइब्रेरी बनानी, ना हमने कभी ऐसा सोचा है. इसीलिए उस डेप्थ लेवल का नॉलेज हम गेन करने की कभी कोशिश भी नहीं करते. हमने तो हमारा तो प्लान ही ये है जिंदगी का,
हासिल ये है कि यार 2-4 लाख रुपया मंथली कमा लूँ, मैं सक्सेसफुल बंदा हूँ, दैट्स ऑल। इससे आगे कहाँ सोच है किसी इंडिविजुअल कि जो बंदा 3-4 लाख रुपया कमा रहा हो मंथली इज़ वेरी सेटिस्फाइड कि यार, और उसके घर वाले भी बड़े मुतमईन है, सोसाइटी में भी उसको बड़ी एप्रिसिएशन मिलती है। तो इसी तरह ही कौमें फिर पीछे रहती हैं। अगर यही म्यार होगा तो आप देखें कि वहाँ तो जो टैक्सी चला रहा है वो भी इससे ज़्यादा कमा रहा होगा। यानी इल्म का म्यार तो फिर ये है ना कि आप दुनिया में एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करें, आप कहें यार मैं मोबाइल ऐप खोलता हूँ तो ये क्या मुझे एक भी मेड इन पाकिस्तानी ऐप ऐसी नहीं जो गोरे यूज़ कर रहे हैं, उनकी सारी ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं। वो सारे ड्रोन्स, ये जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे हम ले रहे हैं, हम क्यों नहीं अपनी बना रहे? हाँ, ये अगर आप में सोच है तो उसमें पैसे कहीं से नहीं आने। रिसर्चर को ज़िंदगी पढ़ें, साइंटिस्ट की ज़िंदगी पढ़ें, आपके मतलब बड़े अमीर बंदे हो, अमीर बंदा तो वैसे ही उसका दिल ही नहीं करता वो काम करे, वो तो वैसे ही है याशी में, यार इतना कुछ है, कौन मेहनत करता है मुझे बताएं, वो कहाँ इतनी मेहनत करेगा। और उनके बच्चे भी इतनी मेहनत नहीं करते, जो इतने नाजो नखरे में पला हो, जो इतनी जो है सहूलतों में पला हो, मुझे बताएं उसके पास क्या मोटिवेशन है वो मेहनत करे। दुनिया में जितना भी अच्छा काम है वो मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ जो रखते हैं वही करते हैं। जो बहुत गरीब है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जो बहुत गरीब है यूनिवर्सिटी जाएगा, लाखों में फीस है, वो कैसे अफोर्ड करेगा, इल्म ही नहीं हासिल कर पाएगा, इल्म भी इतना महंगा है। जो बहुत गरीब है, जो बहुत अमीर है, उसको अपना याशी में से कहाँ फुर्सत होनी। तो जो मिडिल क्लास में वही है हमेशा जो और आगे जाने की, जिसमें जुस्तजू होती है कि मैं कुछ करूं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, ये सोच तो उनमें होती है। ठीक है जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हम मज़े मज़े की आसान बातें करते हैं, साजिद साहब ने हमें गुमराह कर दिया, जो है दूसरी तरफ ले गया। ठीक है जी, प्रिमिटिव क्या है, और साजिद साहब जो है डेटा टाइप से आगे चले। लें जी, आगे चलते हैं जी, फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस क्या है जी? फंक्शंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जी। आज डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, ट्रूथी फॉल्सी के बारे में हमने डिस्कस किया। आज देखे हैं फंक्शंस के। फंक्शन वैसे तो मैथमेटिकल एंटिटी, बड़ा सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि आप ऐसा पीस ऑफ कोड, एक ऐसा कोडिंग जिसको आप कुछ इनपुट दें, वो कोई ना कोई प्रोसेसिंग करे, और प्रोसेसिंग के बाद कोई ना कोई आउटपुट जनरेट कर दे। ऐसा जो कोड है उसको हम क्या बोलते हैं? ये फंक्शन। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट ट्रांसलेट्स इनपुट इनटू आउटपुट। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिशियंस इसको इस तरह से बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस में हम ये जो इनपुट है इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। फंक्शन को इनपुट देना यानी पैरामीटर्स पास करना, पैरामीटर्स प्रोवाइड करना, ये वर्ड ज़्यादा हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। आउटपुट को मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं फंक्शन रिटर्न क्या करता है। टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है, बाकी उसी तरह ये फंक्शन आउटपुट क्या देता है यानी रिटर्न क्या करता है। ठीक है जी। सो प्रोसेसिंग में अब यहां पे लॉजिक लिखते हैं। उस लॉजिक का क्या काम होता है? इनपुट को यानी पैरामीटर्स जो आए हैं उसकी बेस पर कैसे आउटपुट जनरेट करनी है, क्या रिटर्न करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया प्रोसेसिंग। तो फंक्शन बनाना, जिस तरह वेरिएबल को बनाना, लेट लिखें, वेरिएबल का नाम लिखें, इक्वल टू लिखें, उसकी वैल्यू लिख दें, सेमीकोलन, ये इस तरह से यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, यू क्रिएट अ वेरिएबल। फंक्शन बनाने के लिए लेट की बजाय फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, टाइप फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा। लेट्स सपोज सम के लिए बेसिक 2 नंबर्स को जमा करने के लिए फंक्शन अगर बना रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे फंक्शन का, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स बताएंगे कि इस फंक्शन का इनपुट क्या है। अगर 2 नंबर्स को सम करना है तो 2 नंबर्स लेट्स से उनका नाम रख लिया एक्स और वाई। लॉजिक जो लिखनी है, जो प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए फिर करली ब्रेसेस बुलाते हैं, जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं।
ठीक है जी। अब इसके अंदर आप बताएं कि अगर फर्ज कर लें जो दो इनपुट आ रही है एक्स और वाई है, तो आउटपुट क्या ये जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट तो हमें पता है एक्स प्लस वाई ये बनती है सिंपल, लेकिन ये आउटपुट से शुरू में लिखें रिटर्न स्पेस, जो कि कंप्यूटर को बताएगी कि भाई ये चीज़ रिटर्न करनी है, ये इसकी आउटपुट है। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन में आप फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, हमेशा फंक्शन टाइप करेंगे, उसका नाम मर्जी से रख दें, सम रख दें, ऐड रख दें, जो आप रखना चाहे रख दें। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में जितने भी पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन कर दें, और जो भी फार्मूला है वो लिखें, और उसके शुरू में क्या लिखेंगे, रिटर्न। और इस सारे को एक करली ब्रेसिस में, यानी ब्लॉक इसको बोलते हैं, करली ब्रेसिस को ब्लॉक, एक ब्लॉक। तो ये हमारे पास अब अच्छा, अब अगर मैं रन करूं तो आउटपुट क्या आएगी। अगर मैं इसको रन करूं आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी, राइट। क्यों नहीं आई कुछ? जब प्रोग्राम रन होता है तो ये जो फंक्शन है ये मेमोरी में लोड होता है, एग्जैक्टली, लेकिन ये फंक्शन एक्टिव नहीं होता। आपने प्लस का लिखा, इसी तरह एक और मैंने इसी को कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे प्लस के बाद सब्ट्रैक्ट का उसका नाम सब कह दिया और माइनस कह दिया। अब जब भी आप रन करते हैं ये दो फंक्शन तो आपके प्रोग्राम का पार्ट हैं, लेकिन ये फंक्शन खुद से रन नहीं होते जब तक आप इनको रन होने के लिए नहीं करें, ठीक है जी। और फंक्शन को रन करने के लिए आपको ये इनपुट इसे प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करनी? इनपुट। और यहाँ से जो आंसर आएगा वो रिटर्न करेगा, उसको सेव करना। जिस तरह अगर मैंने ये फंक्शन को कॉल करना है तो मैं एक वेरिएबल में आंसर, लेट्स सपोज मैं उसका नाम ANS से शॉर्ट रख लेता हूँ, ठीक है जी। आंसर लेट लेट आंसर एक वेरिएबल है जिसमें मैं इसको कॉल करता हूँ सम को। तो उसका कॉल करने का तरीका क्या? सिर्फ उसका नाम लिखें, शुरू में फंक्शन नहीं लिखना, वो सिर्फ डिफाइन करते वक्त लिखना है। एक्स और वाई दो नंबर है, इनकी वैल्यूज कॉल करते वक्त आप देंगे, लेट्स सपोज 10, 20। अब इसको हम निकाल देते हैं। अब ये जो राइट साइड पे लाइन है, मैं इसको क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को कॉल किया है। पहली वैल्यू इस पहले पैरामीटर में और दूसरी वैल्यू इस दूसरे पैरामीटर में चली गई, यानी x को वैल्यू क्या मिल गई 10 और y को 20। इसने प्लस किया और क्या आया 30। ये जहाँ पे कॉल किया है इसकी जगह इसका आंसर लिख दिया जाएगा। तो आंसर में क्या सेव होगा 30। आप इसको console.log करके आंसर को देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ जाए, इसको रन करें तो ये क्या आउटपुट आ गई 30। गॉट द पॉइंट। सो ये जो फंक्शन है, वैसे इसकी जो ये टॉप वाली लाइन है इसको बोलते हैं हेडर। ये फंक्शन जो है इसके ऊपर अगर कमेंट में हम लिख दें, फंक्शन में एक हेडर पार्ट होता है जिसमें फंक्शन का कीवर्ड है, नाम है, पैरामीटर्स हैं। इसको नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं, लिखने का स्टाइल है, बाज़ इस तरह लिखते हैं, बाज़ ये लाइन साथ ही लिख देते हैं, ये ज़्यादा कॉमन है। और ये जो नीचे ब्लॉक है इसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ अ फंक्शन। हेडर प्लस बॉडी मिलकर ये एक फंक्शन कंप्लीट होता है। यानी फंक्शन में हेडर बताएं, हेडर में आप पैरामीटर्स मेनली इस पर फोकस रखें और उसका नाम भी रख दें, और बॉडी में आप बताएं ये किस तरह से। आई होप इट्स क्लियर। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे है कि फंक्शन है क्या। अच्छा, फंक्शन ज़रूरी नहीं एक ही लाइन क्यों, मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक अगर पास फेल का मालूम करना है, यू कैन मेक अ फंक्शन जिसमें मे बी रिजल्ट मालूम करने के लिए फंक्शन है, उसको मार्क्स इनपुट दें एक ही, और वो कंडीशनली मुझे कुछ रिटर्न करे कि पास रिटर्न करेगा या फेल, वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 तो ये मुझे रिटर्न कर दे पास, अदरवाइज जो है वो रिटर्न कर दे फेल। तो अब यहाँ से पास रिटर्न होगा या फेल होगा, कोई एक चीज़ रिटर्न होगी।
लास्ट पे ऑप्शनली सेमीकोलन लगा सकते हैं, छोड़ते हैं फिर भी ठीक। अब इस फंक्शन को कॉल करना है तो रिजल्ट लिखें, और यहाँ पे अगर आप 70 पास करते हैं तो यहाँ इस नाम का जो फंक्शन है देखिएगा 70 यहाँ पे आ जाएगा, और 70 फिर यहाँ पे कंपेयर होगा, ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न क्या होगा, पास। ये स्ट्रिंग रिटर्न होगी, जो भी रिटर्न होती है उसको किसी न किसी वेरिएबल में आपने इसको कॉल को लेना है, तो इसका आंसर आपने इस वेरिएबल में सेव कर लिया। आप console.log में इस आंसर को प्रिंट करके देखें, इसको अगर आप रन करें तो आपके पास आ जाएगा पास, ये रिटर्न हो। और अगर आप 0 हटा दें 7 रखें तो क्या आंसर आएगा, फेल। ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसके बाद कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है लाइक console.log में एंड लिख रहे हैं जी, आप फंक्शन एंड हो रहा है, लास्ट पे ये मैसेज आए, ठीक है जी, तो ये जब फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, जब फंक्शन रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। यानी हम ये कहते हैं कि जब ये फंक्शन चलता है तो यहाँ जब प्रोग्राम रन होता है तो इस लाइन के पास कंट्रोल होता है, लाइन नंबर 12 के पास पहले राइट साइड चलती है, यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है लाइन नंबर 3 पे, ये मार्क्स की वैल्यू 7 यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इस लाइन पे आया पास, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये स्किप हुआ इफ पार्ट, एल्स में आया फॉल्स, और यहाँ से ही ये फंक्शन रिटर्न होके वापस इसी जगह पे आ गया जहाँ से कॉल हुई थी। जब एक दफ़ा रिटर्न की स्टेटमेंट आ गई तो फिर नीचे जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं, इसलिए रिटर्न के बाद लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इफ एल्स है, या यहाँ से रिटर्न होगा या यहाँ से, दोनों में से किसी ना एक जगह से तो लाजमी रिटर्न होगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया फिर, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिक फंक्शंस का रोल है। फंक्शंस को लिखने का एक और मॉडर्न वे है, वो भी देख लेते हैं। कौन सा तरीका जी, एरो फंक्शंस का। अच्छा, एरो फंक्शन से पहले एक चीज देखें, ये क्लियर है जी फंक्शंस का। एक चीज और देखें जी, कॉन्स्ट एंड लेट, ये जो मॉडर्न जरा कीवर्ड है इनको अभी साथ साथ चलाते हैं। कॉन्स्ट क्या है और लेट क्या है। वैल्यू टाइप, बल्कि इससे पहले देख लें वैल्यू टाइप क्या है एंड रेफरेंस टाइप क्या है। अभी जो है वो डेटा टाइप के हवाले से बात हो रही थी, तो वापस उसी की तरफ हम मूव करेंगे अगेन डेटा टाइप्स की तरफ। डेटा टाइप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप, जिसके थ्रू मैं जो कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि वो डीप कॉपी कैसे बनती है एंड शैलो कॉपी कैसे बनती है। बेसिकली इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, जो कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी बनाने के लिए आपको डेटा टाइप की बड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसमें वैल्यू टाइप क्या है और रेफरेंस टाइप क्या है। और डीप कॉपी शैलो कॉपी एक एडवांस टॉपिक है। अगर नेस्टेड स्ट्रक्चर्स आ जाएं तो वैसे तो सिंपल ही, अगर देखिए सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके पास एक वेरिएबल है लेट एक्स इज इक्वल टू 10, और मैं एक और इसके बाद एक वैल्यू लिखता हूँ x इज इक्वल टू 20, फिर x इज इक्वल टू 30 और console.log x करूँगा, क्या आउटपुट आएगी जी यहाँ से, क्या आउटपुट आएगी 30। 10 20 क्यों नहीं आए? जब इस लाइन पे आएंगे एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, ये हमने पढ़ा था याद है। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, इसमें एक ही वैल्यू होगी, ठीक है जी। आपने x30 लिखा जब, तो ये लाइन नंबर 3 क्या कर रही है, लाइन नंबर 3 जब चलेगी एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसमें जिसका नाम क्या होगा x, और उसमें वैल्यू क्या होगी जी 10 होगी, राइट। जब लाइन नंबर 4 आई तो ये x इज इक्वल टू 20, उसी ब्लॉक में 10 की जगह क्या आ गया 20, 10 की जगह एक वेरिएबल एक ही वैल्यू सेव कर सकता है, दैट्स व्हाई इट्स प्रिमिटिव। ये भी एक प्रिमिटिव की बात हो रही है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है
ऐसे नहीं कर सकते कि 10 भी अपने पास रखे 20 भी रख ले, पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवरराइट, यानी ये मिटा के इसकी जगह एक वेरिएबल एक ही वैल्यू रखता है। अरे होगी तो ज़्यादा कलेक्शन रख सकता है, ऑब्जेक्ट होगा तो दैट्स वाई जो प्रिमिटिव की ये भी डेफिनेशन है जिसमें एक सिंगल वैल्यू हो। इसी तरह जब आपने 30 कहा तो यहाँ पे इसकी जगह ये क्रॉस हो गया, इन अदर वर्ड ये अरेज हो गया और इसकी जगह क्या आ गया? 30। एक वक्त में एक ही वैल्यू इसमें सेव होती है। जब आपने कहा जी x को प्रिंट करो तो लेटेस्ट वैल्यू क्या थी इसको जो मिली थी? 30। उससे पहले जितनी भी थी वो ओवरराइड हो चुकी हैं। यानी एक सबने एक बैग एक ही चीज़ एक वक्त में रख सकते हैं। पहले 10 फेंका, 20 है तो पहले 10 को वहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उसकी जगह। एक तो ये बेसिक डेटा टाइप्स के हवाले से ही आपने याद रखा। दूसरी बात ये है कि वैल्यू टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अगर मैं एक न्यू वेरिएबल ले लूँ, लेट साथ में लिखूँ y और यहाँ पे लिखूँ 20, x लिख दूँ, एक न्यू वेरिएबल लिया लेट y और इसमें वैल्यू कौन सी रखवा दी? उसी x की। तो अब यहाँ पे अगर आप प्रिंट करें x और y को तो x का अलहदा ब्लॉक बनेगा या उसी 10 को होगा? ये चीज़ जो है ना वो हमने ज़रा कंफर्म करनी है। यानी ये जो लाइन है, लाइन नंबर 3 का क्या रोल है? यहाँ पे एक ब्लॉक बना जिसमें 10 सेव है और इसका नाम क्या है जी? x। इसी तरह से लेट करने का मतलब ये है कि आप मेमोरी में एक न्यू बॉक्स बनाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेट का वर्ड का मीनिंग ये है कि मेमोरी रिजर्व करो। इसका नाम क्या होगा जी? y। और इसमें जब x कहा है आपने तो इसी वैल्यू की एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, यानी ये वैल्यू अपनी जगह रहेगी 10, इसी की एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी 10। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप x में वैल्यू में कर दें 30 तो क्या y भी 30 हो जाएगा? क्योंकि y x के इक्वल है। आपके ज़हन में हो सकता है आ रहा हो जी y भी नहीं, ये लाइन y की वैल्यू जब ले लेगी तो y खुद इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x में 30 की है तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ x के ही ब्लॉक में आप जाएं और इसको ख़त्म करें और इसकी जगह क्या लिख दें जी? 30। अब x प्रिंट होगा 30 जो इसकी लेटेस्ट वैल्यू थी, और y जब उसने x की वैल्यू ली थी उस वक्त x 10 था तो उसने उसी वक्त इसकी वैल्यू सेव कर ली थी, y 10 ही रहेगा। ये चीज़ आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, 30 और 10। अच्छा, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आता है ये एक चीज़ और देख लें, नंबर के लिए भी यही है। अगर ABC कर दें, स्ट्रिंग कर दें और इसको बाद में DEF कर दें तो इस सूरत में भी x और y, x में क्या होगा? x में क्या होगा जी? DEF और y में ABC। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप कर दे बूलियन कोई लाइक ट्रू, x की वैल्यू ट्रू इसमें आ गई, बाद में x जाके फॉल्स हो गया, जबकि y के पास क्या सेव होगा? ट्रू, क्योंकि उसने उसकी वैल्यू ली थी ट्रू। फॉल्स है तो y फॉल्स। अच्छा, यही चीज़ अगर हम अब यहाँ से ज़रा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है, अगर हम कलेक्शंस के साथ यही काम कर रहे हो तो देखें फ़र्क क्या आएगा 10 और 30। अगर मैं सिर्फ इतनी चेंज करूं कि इसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, इसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं और मैं x को फिर 30, मैंने कोई चेंज नहीं की, सिर्फ उसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट एक लगा दी, एक ही अभी वैल्यू, तो अरे बन गई ये। अब x में क्या यहाँ पे सेव होगा? अगर मैं अरे है तो अरे ही न्यू दूंगा, x में क्या सेव होगा? 30 और y में 10 होगा। y में क्या होगा? 10 और x में y में कितना आ गई? 10 और x में 30। अब ये जो कॉन्सेप्ट है डीप कॉपी का, शैलो कॉपी का, ये ज़रा देखें क्या है जी। आपने
इसको इस तरह से कर लेते हैं। आप अज्यूम कर लें कि x में 10, 20, 30, 40 और 50 ये वैल्यूज पड़ी। अब y को किसके इक्वल कर देते हैं? x के। उसके बाद x की जो 0th पोजीशन है उसमें पहला नंबर 99 कर दिया आपने लेफ्ट से, तो x में यहां पे क्या आ गया? 9। और y में 10 ही होना चाहिए, y को तो नहीं हमने छेड़ा ना। ये आ गया x और ये आ गया y। हाँ भी ऑनलाइन जो है साथ बताएं, आपके पास y में क्या आएगा? 10, जबकि x क्या हो गया? 99। लेकिन जब आप यहाँ पे आउटपुट देखते हैं ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, दोनों 99 हो गए। इसका मतलब ये है कि अभी डेटा टाइप्स हमें समझ नहीं आई। डीप कॉपी हम तो समझ रहे थे यहाँ पे जब वैल्यू साइन करते हैं तो कॉपी बनती है। सो आप जिस तरह से समझ रहे थे वैसे नहीं हुआ। मैंने चेंज x में की है, y को तो छेड़ा ही नहीं मैंने, लेकिन y में भी चेंज हो गई। सर ये पॉइंटर बन गए होंगे। y x बराबर है तो पहले भी तो बराबर थे जब खाली 10 रखा था। अगर बराबरी की बात करें तो पहले भी तो बराबर है, जो जिस तरह पहले नंबर था, प्रिमिटिव था, अब अरे है। सो रूल क्या हुआ? देखें जरा इसका रूल देखें क्या हुआ। इसको लाइन भी लाइन जरा रन करके देखते हैं। ये बॉक्स इतनी देर मैंने इसलिए बनाया कि मैं थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल में आपको ये समझा सकूं। देखें लाइन नंबर 3 क्या कर रही है। मेमोरी में जब आप डिक्लेयर करते हैं ना x की वैल्यू एक अरे के तौर पर, तो मेमोरी में कितने बॉक्सेस बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। कितने बॉक्सेस बनेंगे? 5। जब हमने यहाँ पे अरे डिक्लेयर की तो इनफैक्ट मेमोरी में 1, 2, 3, 4 यानी एक अरे है, एक ही ब्लॉक है जिसके 5 पोर्शंस हैं। पहले में क्या वैल्यू पड़ी है? 10, दूसरे में 20, देन 30, then you have 40 and then finally 50। ये 0 से 50 तक। ये कॉमन मिस्टेक है जो आप यहां से समझ, जो आपने लिखवाई है, ये याद रख लें आप अच्छी तरह से। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक सादे साहब, ये ऐसा नहीं है। लाइन नंबर 3 जब डिक्लेयर होती है तो मेमोरी में 5 ब्लॉक्स नहीं बनते, 6 ब्लॉक्स बनते। कितने ब्लॉक्स बनते? वो छठे को आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो छठा कौन सा है ब्लॉक, और उसमें क्या होगा? 5 तो ये वैल्यूज हैं। वो छठा ब्लॉक वो होगा जिसको आप x कह रहे हैं। x सेपरेट है, अरे सेपरेट है। एक नाम हमने अभी पढ़ा था एक ही वैल्यू को सेव कर सकता है, तो x ये पांचों को तो सेव नहीं फिर कर सकता, तो x क्या सेव करेगा? x खुद एक सेपरेट ब्लॉक है जो इस अरे से अलग है। ये जरा गौर से देखें, इस अरे से अलग है 6 ब्लॉक जो इनफैक्ट x है। x यहां पे, तो लाइन नंबर 3 को अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। कितने ब्लॉक्स मेमोरी में बने जी? 6। 5 वो जो अरे की वैल्यूज हैं उनके लिए, और एक वो जो उसका रेफरेंस नोट करता है, जिसको अभी को कह रहा था पॉइंटर बन जाता है। रेफरेंस जो नोट करता है, मेमोरी रेफरेंस। देखें कंप्यूटर में जो भी वैल्यू पड़ी होती है, हर वैल्यू को कोई ना कोई एड्रेस असाइन होता है। जैसे आप किसी के भी घर आपने जाना है, आपको पता होना चाहिए हाउस नंबर क्या है, ठीक है जी। तो रैम में जब भी डाटा सेव होता है हर वैल्यू को एक कोई ना कोई एड्रेस असाइन होता है। ये 5 वैल्यूज हैं, हर एक को कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो लेट्स सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू 1000 एड्रेस लोकेशन पे है, ये 4 बाइट छोड़ के उसका नेबर है 104 पे है, ये मज़ीद 4 छोड़ के जी 108 पे है, और ये 104
12 पे है और ये 1016 पे। ठीक है जी, ये डाटा है और ये नीचे उनके मेमोरी रेफरेंसेस कि कहाँ पे मेमोरी इनको एलोकेट हुई। अब ये जो x है वो पहला जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना उसका मेमोरी रेफरेंस लेता है और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये x का जो बॉक्स होगा उसमें जहां से अरे स्टार्ट हो रही है उसका स्टार्टिंग रेफरेंस पड़ा होगा और इसमें क्या पड़ा होगा 1000। इसका अपना भी कोई मेमोरी रेफरेंस होगा, लेट्स सपोज वो 2000 है, x का अपना भी कोई मेमोरी रेफरेंस। इसको आमतौर पर हम इस तरह शो करते हैं कि जो अरे का नेम है, अरे का जो नाम है ना यहां पर वो क्या है जी, रेफरेंस टू एन अरे है, अरे को पॉइंट करता है, रेफर करता है कि अरे जहां मेमोरी में पड़ी है वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मेमोरी रेफरेंस पड़ा होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और ये मेमोरी रेफरेंस क्या होता है, जो अरे का जो नाम है वो रेफरेंस कंटेन करता है, सिर्फ वो पूरी अरे नहीं कंटेन करता। क्लियर होगी बात। अब ये लाइन नंबर 3 का ये रोल आ गया। अब लाइन नंबर 4 क्या कर रही है, लेट y इज इक्वल टू x। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कितने मेमोरी में ब्लॉक्स बनेंगे, कितने बनेंगे, क्यों भाई, इसमें भी फिर लग रहा है आपको 6 बनेंगे कि x को इसमें कॉपी करना है तो 5 ये वैल्यूज कॉपी करनी है, ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक सेल मेमोरी में बनेगा, यानी सिर्फ y क्रिएट होगा, x तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ y क्रिएट होगा और वो लेट्स सपोज यहां पे कहीं मैंने मेमोरी में यहां पे क्रिएट किया y और ये y में पड़ा क्या होगा x का मतलब क्या है, x के कंटेंट्स क्या है, x में है क्या, इस अरे का मेमोरी रेफरेंस, तो वो रेफरेंस यहां से इसमें कॉपी हो जाएगा। तो इसका मतलब x में क्या आया, y में क्या आया, y में क्या आया, क्या वैल्यू है बोले यहां इस लिहाज से 1000 क्या हो गया यार, यही y की जो वैल्यू है, y में जो रेफरेंस पड़ा है वही वो यहाँ पे कॉपी कर देगा, x इज इक्वल टू y। x का मेमोरी एड्रेस क्यों आना है बच्चे, x के कंटेंट्स कॉपी होते हैं, रेफरेंस के कंटेंट्स, जब आप इक्वल टू करते हैं तो इसके कंटेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी और x की वैल्यू इसका रेफरेंस है। तो यहाँ से हमें ये पता चला, अगर मैं इस तरह से इसको विजुअली बनाऊं तो y भी इसे ही रेफर कर रहा है। डाटा जो है वो अरे का इक्वल टू करने से नया नहीं बना, डाटे की एक ही कॉपी है लेकिन इसके 2 रेफरेंस बन गए, एक रेफरेंस x है और y भी उसे ही रेफर कर रहा है। तो एक्चुअली डेटा जो है उसकी 2 कॉपीज नहीं बनी, उसकी एक ही कॉपी है, उसके रेफरेंस 2 बन गए। समझाई बात की। अब इससे क्या होगा, जब आप करते हैं x सब 099, इस रेफरेंस के थ्रू इधर चेंज करें या इस रेफरेंस के थ्रू चेंज करें, अल्टीमेटली यही डाटा चेंज होगा। अब किसी एक में भी चेंज करेंगे दूसरे में भी चेंज आ जाएगी, दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, तो चाहे x चेंज करें चाहे y चेंज करें, अल्टीमेटली तो उसी अरे में जाके चेंज होनी। डाटा तो अलग नहीं बना, 2 अरेज नहीं बनी मेमोरी में। जब आपने कहा ना y इज इक्वल टू x, तो ऐसा नहीं हुआ कि ये अरे है तो ये सारी अरे यहाँ पे आ जाओ 2 अरेज बन जाए, नहीं, अरे एक ही रही, इसने सिर्फ रेफरेंस था इसके पास, उसने कहा ये लो रेफरेंस तुम भी ले लो। तो अब आपने यहाँ पे 0th लोकेशन पे आए और आपने यहाँ पे आके, इसको मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे आके आपने कर दिया 99। अगर आपने यहाँ से 99 किया तो x के थ्रू जब प्रिंट करेंगे तो वही अरे प्रिंट होगी,
एक्स के थ्रू इस रेफरेंस पे जाके इसको प्रिंट करेगा 99, वाई के थ्रू प्रिंट करेंगे वो भी यहीं जाके इसी अरे को प्रिंट कर रहा है, इसलिए दोनों 99। समझा रही बात की कि दो एक में चेंज करने से दूसरे में चेंज क्यों आ रही। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो बल्कि एक्चुअली डेटा कॉपी हो, अब दूसरा तरीका देख लें। ये जो तरीका है ना, इसको कहते हैं शैलो कॉपी। इसको क्या कहते हैं जी? शैलो कॉपी से मुराद, यानी ये जो लाइन है ना, लाइन नंबर 8, ये शैलो कॉपी क्रिएट कर रही है कि एक्चुअली डेटा कॉपी नहीं हो रहा, सिर्फ रेफरेंस ही एक्सचेंज हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? शैलो कॉपी करना। अब शैलो कॉपी के अगेंस्ट दूसरा तरीका क्या होगा? डीप कॉपी। अब ये डीप कॉपी क्या है ये देख लेते हैं। डीप कॉपी से ये होता है कि आप एक अरे का एक्चुअली डेटा कॉपी करके न्यू अरे बनाना चाहते हैं, तो उसका फिर जो तरीका है ना, यहाँ पे जब आप असाइन करें, ये जरा देख लें, जब आप असाइन करें तो इक्वल टू करने की बजाय अरे ही यहां पे बनाएं दोबारा, और इसके साथ डॉट 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 कर देंगे। ये सॉरी, इसके साथ डॉट 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 3 दफा डॉट लिख दें। ये 3 डॉट बड़े कमाल के हैं। ये जो 3 डॉट है इनको कहते हैं कॉपी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ये डॉट डॉट क्या करेंगे, इस अरे के पास जाएंगे और सारे एलिमेंट को यहां से उठाकर इसकी जगह पे कॉपी कर देंगे। फिर रेफरेंस नहीं होगा बल्कि फिजिकल नई अरे बनेगी। इस तरह एक में चेंज करने से दूसरे में चेंज नहीं होगी। इस तरह से कॉपी करने को हम कहते हैं डीप कॉपी बनी। डीप कॉपी वो होती है जिसमें सिर्फ रेफरेंस कॉपी नहीं होते बल्कि एक्चुअली डाटा कॉपी होता है, ताकि एक डाटा चेंज हो तो दूसरे डाटे पे फर्क ना पड़े। अब ये डॉट डॉट डॉट, अच्छा इसको टेस्ट करना हो तो अब आप देखें जिस तरह पहले आपने किया, एक्स की 0th पोजीशन पे जाके 99 करें, एक्स की 0th पोजीशन पे 99 करें, तो आप दोनों को प्रिंट करें। अगर आप तो आप देखें कि x में 99 हो गया लेकिन y में पहली लोकेशन पर चेंज नहीं हुआ। जबकि इस केस में जो शैलो कॉपी का तरीका है, जो सिंपल इक्वल टू का है, यहां से सिंपल इक्वल टू का जो वे है उसमें आपके पास एक में चेंज करते हैं तो दूसरे में भी चेंज आ रहा। तो डीप कॉपी वेयर एक्चुअल डेटा इज कॉपीड, यू गेट 2 कॉपीज ऑफ डेटा, यानी डेटा जो है वो एक्चुअली डुप्लीकेट क्रिएट होता है। जबकि शैलो कॉपी में जस्ट रेफरेंस एक्सचेंज होता है, रेफरेंस कॉपी होता है, डाटा नहीं कॉपी होता। एक्सचेंज होना या कॉपी होना, जस्ट रेफरेंस जिसमें कॉपी हो उसको हम क्या बोलते हैं? शैलो कॉपी बनी है। अरे की शैलो कॉपी, यानी है वही अरे, ये उसका रेफरेंस है। अच्छा, इसका हमने देखा है, इसमें इसको मैं रन करता हूं, ये आपके पास आ गया, दोनों 99 हो गया। उसकी रीजन ये स्केच है, ओके। जबकि इस सूरत में इसको मैं कमेंट कर दूं और इसको मैं अगर अनकमेंट करूं तो अब इसे मैं रन करूं तो एक 99 होगा तो दूसरा नहीं होगा। ये चीज़ जो है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका स्केच कैसे बनेगा? अगर इसके लिहाज से देखें तो मैं अगर इसको इसी तरह से जिस तरह पहले बनाया कि जब ये एक लाइन नंबर 3 होगी, 4 यहाँ पे है, जब ये लाइन रन होगी तो 4 वैल्यूज़ ये और एक इसका रेफरेंस 6 ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट हो गए। जब आप ये डॉट 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 एक्स करेंगे तो बेसिकली वो इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी, यानी रेफरेंस नहीं, इसी डाटे की एक कॉपी बनाएगा। उसके अलहदा मेमोरी रेफरेंसेस होंगे। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये अलहदा इसी तरह से एक बनेगा। और y का अपना रेफरेंस
एग्जैक्टली और इनके नए मेमोरी रेफरेंस होंगे। ये मे बी 3000 एड्रेस पे है, ये इसी तरह 3004 पे है एंड सो ऑन। और y जो होगा वो अलहदा से एक वैल्यू होगी जिसमें क्या पड़ा होगा 3000, ठीक है जी, वो सेपरेट होगा। y डाटा दोनों में बेशक सेम है क्योंकि डीप कॉपी हुई है, यानी ये जो है इसको रेफर कर रहा है और ये इसे रेफर कर रहा है। अगर आप यहाँ पे आते हैं और इस 10 की जगह आप 99 कर देते हैं तो दूसरा जो है y में नहीं वो 99 हो जाना, वो 10 ही रहेगा क्योंकि फिजिकल दो अरे सब बन गई। डॉट 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 करने से वो फिजिकल अलहदा सारा डाटा कॉपी मूव करता है। समझाइए जी बात की। तो डीप कॉपी का मेमोरी स्ट्रक्चर क्या है और शैलो कॉपी, ठीक है जी। जी सर ये इसमें ना यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर भी लिखा हुआ है। अब जैसे ये है जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड बिल्ट-इन चेक कॉपी ऑपरेशन स्प्रेड और ये क्रिएट शैलो कॉपीज है। इधर अगर बोलें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी भी देख लें, क्या ख्याल है? कोई एग्जाम्पल है एक्स की अलहदा? सर ये सर्च कर रहे हैं यहाँ पे शैलो कॉपी का जो है ना सर आर्टिकल दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है सर स्प्रेड सिंटैक्स जो है ये शैलो कॉपी बनाता है। स्प्रेड सिंटैक्स शैलो कॉपी बनाता है लिखा हुआ है, उस पर केस कर दे, उसे कहो इतनी बकवास झूठ बोल रहे हो, हमने तो पढ़ा है कि स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो डीप कॉपी बनाता है, इसीलिए जो है आप लोग ये कहाँ से एमडीएन से पढ़ रहे हैं, एमडीएन वालों पे केस कर दें, उन्हें कह दी आपने खुद जावास्क्रिप्ट बनाई है जबकि हमें तो नेक्सस बेरी में उन्होंने पढ़ाया है और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मेरी बात देखें। रिकॉर्डिंग नहीं मैं कह रहा, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके कह रहा हूँ। सिंटैक्स जो है वो सर पे क्या चीज है, ये स्प्रेड ऑपरेटर जो है ये तो डीप कॉपी बनाता है। ठीक है, अगर ये बात उनकी सही हो तो फिर यहाँ पे अगर शैलो कॉपी बने तो फिर एक में चेंज करने से दूसरे में भी चेंज आए, वो तो आपके सामने गलत बात साबित हो रही है। आप देख तो रहे, आप देख तो रहे यहाँ पे ये तो आपके सामने आउटपुट आ रही है। अब जो है वो मुझे वो रिकॉर्डिंग में लाते हैं। आपने जब एडमिशन लिया आपने कहा मैंने यूट्यूब से कोशिश की लेकिन मैं देख रहा हूँ कमी रह गई, ये वही कमी है जो मैं दूर कर रहा हूँ। जो सेल्फ लर्नड बंदे हैं ना उनमें पता इशू क्या होता है, उसकी किसी ने गलतियां नहीं निकाली होती, उसने किसी से बहस नहीं की होती, ये ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है, बहुत सी कंफ्यूजन वो ज़हन में रह जाती। क्लास का जो एनवायरनमेंट है, जो टीचर का होना, इंटरेक्टिव होने का क्या मतलब है, गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप चैलेंज कर सकें, नहीं ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं। अगर इस चीज़ को आप निकाल दें तो क्लास में और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में फिर कोई फ़र्क नहीं, वहाँ भी आपने सुनना ही है चुप करके। अगर किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है आप उसको रोक के उससे पूछ नहीं सकते, यार ये जो आप ऐसे बता रहे हो मैंने तो कहीं और पढ़ा है ऐसे भी है, तो मैं कंफ्यूज ही रहूँगा हमेशा, वो कन्फ्यूजन हमेशा मेरे ज़हन में रहेगी। और मुझे फिर बाज़ का आपने एक मेथड पढ़ा, किसी और बंदे ने यूट्यूब में उसी काम को दूसरे मेथड से करके दिखाया, आपको ये तो पता चल गया इस काम को करने के दो मेथड हैं, लेकिन आपको ये कौन बताएगा कौन सा बेहतर है, कब कौन सा ज़्यादा बेहतर है यूज़ करना। हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है एक ख़ास सिचुएशन में एक बेहतर है, उसने एग्जाम्पल ऐसे ली उसमें वो बेहतर था। तो बहुत ही इफ्स एंड बट्स हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना ये वो तब केस है जब आपका जो रेफरेंस टाइप है उसके अंदर भी रेफरेंसेस पड़े हो, नेस्टेड रेफरेंसेस पे वो बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वो केस इसका एडवांस केस आ जाता है। नेस्टेड फॉर एग्जांपल मैं एक अरे है उसके अंदर भी अरेज हैं, या एक अरे है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। अरे रेफरेंस टाइप है, अरे ऑफ अरेज, अरे ऑफ अरेज 2D 3 डायमेंशनल अरे। अभी तो हम 1D अरे पे एग्जांपल ले रहे हैं। एक क्विकली मैं जरा इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ साजिद साहब की तसल्ली के लिए कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट को अगर हम और डेप्थ में ले जाएं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक अरे है जिसमें ये एलिमेंट्स,
10, 30 और 50 और 60। लेट्स सपोज ये करे है, इस तरह लिख लें या इसको स्पेसिंग दे के लिख लें जैसे आपको इजी लगता है। 2D अरे है, यानी एक रो है जिसमें इतने कॉलम्स हैं। अक्सर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में, पाइथन में मैं एग्जांपल्स करवा रहा होता हूँ, हम इस तरह से अरेज लेते हैं, उसमें ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है, अरे ऑफ अरेज। ठीक है जी। सो वी हैव दिस अरे। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ डॉट 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 वाई। अब ये जो पहली वैल्यू है 10, इसकी जगह 99 करना हो तो क्या लिखेंगे? पहले ये सिंटेक्स लिखना सीखें कि इस अरे के 0th इंडेक्स पे 0th पे जो पड़ा है 2 डायमेंशन, वो क्या कर दें? अब x में मैंने चेंज की है तो y में चेंज नहीं आनी चाहिए, लेकिन दोनों में आ गई। तो मैंने जो कहा था कि डॉट 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 से तो डीप कॉपी बनती, अब आप कहें डॉट 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 फिर डीप कॉपी ऑपरेटर तो ना हुआ। अब आपका वो पॉइंट नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं, ये अगला मेरी एग्जांपल थी जो आप दरमियान से निकाल के ले। एक फ्लो से चलने से चीजें समझ आती हैं। अगर मैं पहले ये एग्जांपल कराऊं या पहले वो कराऊं, ऑब्वियसली पहले सिंपल सिनेरियो में समझाया जाता है। अभी तो सिंपल सिनेरियो में बड़े केसेस हैं जिसपे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्लो लेक्चर का बनाना ही तो असल में टीचिंग है। ठीक है जी। तो बाद बंदे बड़े काले आते हैं, उन्हें कहते हैं हमें पहले मास्टर्स करवा दें, वो क्लास 1 2 3 मैट्रिक हम बाद में करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं, पहले हमें MSc करवा दें, मैट्रिक में बाद में कर लूँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैट्रिक FSc में बाद में करूँगा, पहले MSc PhD करवा दूँ क्योंकि मैंने सुना है उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। बात तो उसने सही सुनी है, गलत तो नहीं सुनी, लेकिन उसको आप बहुत से आर्गूमेंट भी देना, तो इसलिए बंदे क्या कहते हैं सर पहले रिएक्ट करवा दें, नोट करवा दें, जावास्क्रिप्ट तो चलो बाद में हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए जो करवाया, अब इसको ट्रेस भी कर लेते हैं इसमें हुआ क्या है। इसमें से कोई दिया हुआ ही नहीं है, वो जो फर्स्ट लेयर है ना वो मैंने एडिट किया है, वो इसलिए कह रहा हूँ ना, वो MDN से ज़्यादा हम आपको डिटेल इसलिए तो दे रहे हैं। ठीक है। असल में उन्होंने बड़ा कॉम्पैक्ट सा करके शॉर्ट सा लिखा होता है, इतनी लंबी कहानियाँ नहीं वो लिखते, इतनी डिटेल। असल में ये जो डॉट 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 है ना, इसने हमें कंफ्यूज कर दिया। फिर इसका फ़ायदा क्या? डॉट 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 बेसिकली इसका मेमोरी मैप आप समझ जाए ना, फिर सिचुएशन क्लियर होगी। आप लोग ये करें, चले आप लोग का असाइनमेंट ये है, आप मुझे इस तरह के बॉक्सेस में इसका मेमोरी मैप बना के दिखाएं कि ये कैसे इसको मेमोरी एलोकेट होगी। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कि मैं बना दूं कि बना लेंगे। मैं एक और वैल्यू कर लेता हूँ, मे बी 60 कर लें, इधर 70 कर लें, शायद ना बने, चलें यही बता दें। चलें मैं पूछ लेता हूँ वैसे। जब ये लाइन नंबर 3 पे जो मैंने x वेरिएबल क्रिएट किया है, अरे है जो बेसिकली अरे ऑफ अरेज, जब ये क्रिएट होगा तो मेमोरी में कितने ब्लॉक्स रिजर्व होंगे? हाउ मेनी ब्लॉक्स आई हैव टू ड्रॉ ओवरऑल इन टोटल? 4 सर। यार 9 तो सीधी वैल्यूज ही हैं, क्या हो गया तुम्हें? खुदा का खौफ करो। 3 3 6 3 9, ये 3 3 तो वैल्यूज ही है ना, 9 तो वैल्यूज ही हैं। ओवरऑल कितने होंगे अंदर बाहर सारे मिला के? 10 हाँ सर। जी। कितने होंगे? 10। 9 ये वैल्यूज और एक इनका रेफरेंस। ऐसे ही साजिद साहब, ऐसे ही लग रहा है। असल में 10 नहीं होंगे, चलें ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 10 नहीं होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। 12 होंगे। 12 भी नहीं होंगे, 12 से भी ज्यादा होंगे, ये मैं बता देता हूँ। आप तो तुक्का लगा दें यार। 12 से भी ज्यादा होंगे। 13 कितने होंगे? 13। अब क्वेश्चन ये है कि 9 वैल्यूज को सेव करने के लिए कितने ब्लॉक बन रहे हैं? 13। कितने बन रहे हैं? कितने एक्स्ट्रा हुए? 4। 3 वो होंगे जो इनके रेफरेंसेस सेव करेंगे और एक इनका रेफरेंस सेव करेंगे।
तो डॉट डॉट डॉट, ये जो x जो अरे है इसकी लेंथ कितनी है? अगर हम ये प्रिंट करें कि इससे कहें कंसोल डॉट लॉग में x डॉट लेंथ, अगर हम कहें इसकी लेंथ प्रिंट करें कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो कितने होंगे? इसका मतलब ये x जो है ना, इसको सिर्फ 3 एलिमेंट्स का पता है, इसे पता ही नहीं कि उन 3 के अंदर भी आगे एलिमेंट्स पड़े। ये पॉइंट नोट करें, x को सिर्फ कितने पता है, यानी उसके लिए ये पूरा ग्रुप एक एलिमेंट है, फिर ये कॉमा, ये पूरा ग्रुप एक एलिमेंट है। तो x के लिए 3 एलिमेंट हैं, 3 ये एलिमेंट और एक x, कितने हो गए? 4। और हर एलिमेंट के आगे जो 3 वैल्यूज है 9 हो गए। अच्छा एक मिनट, मेमोरी मैप इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये समझ आ गई तो सब कुछ ही समझ आ जाएगा। पहला ब्लॉक अगर मैं बनाऊं तो मैं कहूंगा यहां से 1 2, x की जगह क्या होगा? पहले में क्या होगा? 10, फिर क्या होगा? 20, फिर क्या होगा जी? 60। इसी तरह से अब इसको मैं लिख नहीं रहा, सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, टाइपिंग ज़रा मुझे काम करनी पड़े, लेकिन एक और होगा, इसी तरह से एक और होगा। डाटा बेसिकली इस तरह 9 ब्लॉक्स में होगा। यहाँ समझ लें कि 30 40 70 ये 50 60 80 ये, ओके। ये 3 इंडिपेंडेंट होंगे, कंसेक्टिव भी नहीं होंगे, यानी ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है इससे, कंसेक्टिव नहीं है। ये अरे का लेंथ 3 है, वो 3 कौन से हैं? नहीं, वो इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है। असल में ये x3 जो एलिमेंट्स की अरे रखती है वो इनविजिबल एलिमेंट्स है, वो आपको नजर ही नहीं आ रहा है, इनविजिबल है, वो यहां पे है, और वो 3 कंसेक्टिव है। उनमें से जो पहला है उसमें इस अरे का मेमोरी रेफरेंस पड़ा है, जो दूसरा है उसमें इसका मेमोरी रेफरेंस पड़ा है, तीसरा जो है इसका मेमोरी रेफरेंस पड़ा है, और इन मेमोरी रेफरेंसेस की जो अरे है इनफैक्ट उनका रेफरेंस जिसमें पड़ा है वो x है, ये x है। तो ये x जब देखता है तो उसको सिर्फ ये अरे 3 एलिमेंट्स की नजर आती है, वो एलिमेंट्स खुद आगे अपना डेटा इंडिपेंडेंटली कहीं भी मेमोरी में रैंडमली देख रहा है। तो जब मैंने ये कहा यहां पे डॉट 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 x, डॉट डॉट डॉट, तो कितने एलिमेंट्स की कॉपी हुई? 3 की, वो 9 की नहीं हुई, और वो बेसिकली उसने इसी की कॉपी की अलहदा से, और इसका रेफरेंस किसमें सेव कर दिया? जो न्यू कॉपी की है y में, y इन न्यू को रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये जो 3 कॉपी हुए हैं ये बेसिकली उन्हीं को रेफर कर रहे हैं। डाटा तो एक ही, डाटा के 2 सेट्स तो बने ही नहीं, रेफरेंसेस के 2 सेट्स बन गए। ये जो नए रेफरेंसेस बने हैं उनमें यही रेफरेंस कॉपी हो चुके हैं, वो खुद अलहदा से फिजिकल अलहदा उनकी मेमोरी। तो चाहे मैं इसके थ्रू चेंज करूं, चाहे मैं इसके थ्रू चेंज करूं, अल्टीमेटली यही x चेंज हो रहा है। इसको मैंने 99 किया x के थ्रू, तो y के थ्रू भी रीड करूंगा तो मुझे 99 ही नजर आएगा। समझाइए बात? सर जी ये बताइएगा कि 3 रेफरेंसेस जो आगे से रह के स्टोर हुए हैं, जी, जो 3 ब्लॉक हैं, इनमें तो फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट वाला रेफरेंस, दूसरे में दूसरा रेफरेंस, तीसरे में तीसरा, लेकिन इसका अपना जो रेफरेंस नंबर है वो किस ब्लॉक में सेव हो रहा है? वो तो बता रहा हूँ यहाँ पे, ये y में, ये तो बताया
यहाँ पे देखें वाई में न्यू में पहला एलिमेंट का रेफरेंस बन जाता है। पहला एंड एलिमेंट टू एंड एड्रेस नहीं, यानी कि एक एड्रेस में सेव कर लिया उसको। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पहला जो ये रेफरेंसेस में से जो पहला रेफरेंस है वो वाई में, जिसका मतलब वाई से आप जाएं या एक्स के जाएं, अल्टीमेटली यहीं इसी सेल में लैंड करना है आप। इसकी एग्जांपल आप देख चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर आप वाई के थ्रू चेंज कर देते, ये आप देख रहे हैं एक आप चेंज कर रहे हैं तो दूसरा भी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं 99। ये एक्स के थ्रू चेंज किया, आप वाई के थ्रू चेंज कर दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई को चेंज करें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी एक्स भी चेंज हो जाएगा। कि डाटा तो एक ही है, डाटे के दो सेट्स नहीं बने, ये इस तरह की नेस्टेड रेफरेंस। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम मिस किए ड्यू टू दिस योर फोन कॉल। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अगर मैं डीप कॉपी बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा ये देख लेते हैं। अगर मैं डीप कॉपी बनाना चाहूं तो मैं इस तरह से बनाऊंगा कि ये जो सेट है पूरा, इसको किसी तरह से मैं कॉपी करूं अलग, इसके अलावा अलग से जो है वो यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस हो जो इस न्यू डाटे को कॉपी करें, और इसका रेफरेंस इस तरह से अलग हो। अगर इस तरह करें जो इससे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो तो ये एक्स का एरिया, ये वाई का, फिर ये डीप कॉपी कहलाएगी। और वो डॉट 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 से क्यों नहीं हो रहा? डॉट 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 में एक्स के साथ करता हूं, वो सिर्फ सिंगल लेवल तक डीप कॉपी बनाता है। डॉट 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 कहां तक बनाता है? अब ये 2 लेवल है, बिल्ट इन जो ऑपरेटर है सिंगल, तो वो उस लिहाज से वो कह रहा था कि ये शैलो कॉपी बनाता है 1 लेवल तक। आधी बात ही ना, ठीक है। सिंगल कॉपी सिंगल लेवल तक, अगर 2 तक बनानी तो कैसे करेंगे? जी सादे साहब बताएं जी। अब आपने ये मसला अब यहाँ पे मसला खड़ा कर ही दिया है तो भाई इसका हल भी बताएं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्स में ये लाइनें मैं चाहता हूँ इस तरह से चलें, इसको नहीं मैंने छेड़ना कि मैं एक्स के 0 लोकेशन पे चेंज करूँ तो वाई में चेंज ना आए। बताएं, इस तरह लिखने से तो एक में चेंज करने से दूसरे में भी चेंज आ रही है, क्या करेंगे आप? 2 तरीके हैं, एक जरा झटका तरीका है, हार्ड कोडेड तरीका है, वो मैं बता देता हूँ, आप जरा बेहतर बता दें। वो ये हो सकता है कि आप अब हर रेफरेंस पे जाके करें कि 0th लोकेशन है, इसको भी डॉट 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 कर दो। 1 पे जो पड़ा है रेफरेंस, उस अरे को भी, पहले मैं इस अरे को अलहदा स्प्रेड करवा रहा हूँ, फिर इस अरे को अलहदा स्प्रेड करवा रहा हूँ, फिर आगे मैं कहता हूँ इस अरे को भी स्प्रेड कर दो, डॉट 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 कर दो, क्योंकि एक लेवल तक तो चलेगा ही ना, मैंने मैनुअली कर लिया। अब आप अगर चलाएंगे तो एक में चेंज करें, इधर 99 करें, इधर 10 ही रहेगा, 99 नहीं होगा, क्योंकि आपने हर इंडिविजुअल इंडेक्स पे एक अरे फर्दर अरे थी, तो उस अरे के हर इंडेक्स पे भी अरे थी, उस अरे के अंदर हर इंडेक्स को स्प्रेड करवा दिया अलग-अलग। बट दिस इज नॉट अ गुड वे। अगर इसमें 4 होते, 5 होते, अननोन होते, एक वेरिएबल लॉजिक कैसे मैं लिखूं? नहीं, पहले तो इसको ऐसे लिखना ही सही नहीं है ना, ऐसे लिखने में तो लिमिटेशन है ही है ना, कि अगर मैं इसके अंदर एक और अरे ले लूं तो वो फिर फ्लॉप हो जाएगा वो सिंटैक्स। क्या ख्याल है? मैं चाहता हूं कि जनरल लॉजिक लिखियो कि जितने एलिमेंट्स हैं, जितनी मर्जी डायमेंशंस हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, लाख हो, मिलियन हो, बिलियन हो, वो एक ही सिंटैक्स आपने एक आधी लाइन का लिखना है, वो बना देगा। तो आपने कहा जी हर एक को लो, एक्स डॉट मैप, एक्स डॉट टेक ईच अरे एंड रिटर्न इट्स डॉट 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 अरे। अब इसमें 2 हैं, 10 है, मिलियन है, बिलियन है, ये इतना सा सिंटैक्स, इट्स गोइंग टू वर्क लाइक एज इट्स एक्सपेक्टेड। 2 हो जाए, 10 हो जाए, जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन ये क्या है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसको मैंने फिलहाल ये हार्ड कोडेड।
ये जो मैप का जो है ये ES6 में मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ऐड किया गया, डॉट 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 ये ऐड किया गया, एरो फंक्शन यूज़ किए गए और बहुत सी चीज़ें। ठीक है जी, अभी मैंने इसकी बात की, अभी मैंने ये बात नहीं की कि भाई अगर, अभी मैंने आपसे ये नहीं बात की भाईजान कि अगर ये जो अरे है इसमें फर्दर अरेज हो, मैंने अभी ये बात तो की नहीं। थर्ड डायमेंशन, अरे के अंदर अरेज, उसके अंदर अरेज, कोई ऐसा तरीका कि हम लॉजिक लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट भी नेस्टिंग हो तो वो डीप कॉपी बना दे, उसकी भी एक ही लाइन, इतना ही शॉर्ट सा कोड, लेकिन वो बाद में बताऊँ। ठीक है जी, फिलहाल आप लोगों का टास्क यही है, इसके मेमोरी मैप्स वगैरह को समझें और इस पे जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इस लेक्चर को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुनना है बार बार और इसको अंडरस्टैंड करना है। डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, जी।